22 अप्रैल, 24 घंटे से भी कम बचा है जब कहा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के मैं दोबारा से ईरान पे बमबारी शुरू कर दूंगा, सीज फायर खत्म हो जाएगा, ब्रिजेस उड़ा दूंगा, थर्मल प्लांट्स उड़ा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी उड़ा दूंगा। इस पे ईरान भी कह चुका है कि अगर ये हुआ तो एक रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हरमूज रोका हुआ है, पर अगर ऐसा किया तो फिर वो कहां कहां वेस्ट एशिया में हमला करेगा, क्या वो पानी तक पे, डिसैलिनेशन प्लांट्स पे भी हमला कर देगा, वहां का पूरा रिफाइनरी, ब्रिजेस, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स को तबाह कर देगा। तो 24 घंटे बचे हैं, पर उस घंटों के बीच में एक मीटिंग पाकिस्तान में होने की बात की जा रही है, जिसको आप ब्रॉडली कह सकते हैं पीस टॉक्स का राउंड 2। पर ये राउंड 2 होगा भी नहीं होगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इस पे। कहा जा रहा है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस तो पहुंच रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ रहे थे, बट ईरान ने लटका के रखा हुआ है, कभी बोलता है डेलीगेशन आ रही है, कभी बोलता है नहीं आ रही। अब तो जब पहुंचेंगे तभी पता चलेगा आ रही है नहीं आ रही। पर दोनों सूरतों में, पिछली बारी डेलीगेशन आई तब भी पीस टॉक नहीं हुए थे, अब 24 घंटे से कम बचा है, तो आगे क्या क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर पीस टॉक होगी भी नहीं होगी, और नहीं होती या होती है, दोनों सूरतों में क्या है स्थिति, 24 घंटे में सीज फायर खत्म हो रहा है, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। आप उनको भली भांति जानते हैं कि वो किस तरह प्रिसाइसली इन डेप्थ आपको पूरी बात समझाते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज जॉइंड विद अस अगेन। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Kiran. It's always a pleasure and delight to connect with you and your platform. और आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं सबको शुभकामनाएं। और जो आपने प्रियम्बल दिया है ये बिल्कुल सही सटीक प्रियम्बल है, कंप्लीट नैरेटिव कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बता रखे हैं। अभी आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल क्या है, ताकि मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सकता है उसको मैं बिंदुओं को जोड़ के एक नैरेटिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोहेरेंट नैरेटिव सामने लाने की कोशिश करूंगा। सर ब्रॉड क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, 24 घंटे बचे हैं, सीज फायर खत्म हो जाएगी, अब सीज फायर या एक्सटेंड होगी, या ट्रंप बार बार बोल रहा है मैं बम मारूंगा, ब्रिजेस पे मारूंगा, इस पे मारूंगा, उस पे मारूंगा, पूरे ईरान को तबाह कर दूंगा। तो व्हाट डू यू थिंक इज द पोजीशन टुडे, कि अब क्या आगे होने की संभावना है, क्योंकि ईरान तो खुल के नहीं कह रहा कि मैं पीस टॉक पे आऊंगा पाकिस्तान। बहुत सबके मन में यही प्रश्न है। इसका उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जितना मेरा लॉन्ग सर्विस ऑफ आर्मी और थोड़ा बहुत मैं भी डील किया हूं इस किस्म के सिचुएशन को। कोई भी विश्व में आप कोई लड़ाई का जहां पे समझौता हुआ है, कभी भी आप हिस्टोरिकली देखेंगे एक सिटिंग में कभी समझौता हो नहीं पाया। नंबर ऑफ सिटिंग्स हुआ है, कभी 3 महीना, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने, 1.5 3 3 साल तक बैठे हुए हैं, तो तब जाके कुछ समझौता हुआ है। ये कोई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, ये एक इलीगल अनप्रोवोक्ड एक लड़ाई ईरान के विपक्ष में उसको सौंपा गया है। बाई नो मीन्स आप मेरे को गलत मत समझिए, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्या मैं ईरान के साइड की तरफ से बोल रहा हूँ? मैं ईरान के तरफ से नहीं, ना कि यूएस के तरफ से, ना इजराइल के तरफ से, ना मैं टेररिज्म के सपक्ष में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हूँ और रिटायर्ड लाइफ में ये मेरा पैशन है। मैं थोड़ा सा गहराई में स्टडी करता हूँ, जहाँ पे कुछ अनसमझ चीज़ें सामने आते हैं वो थोड़ा जड़ तक जाके उसको मसला को थोड़ा सा एम्पलीफाई करने की प्रयास करता हूँ। मैं किसी के साइड में नहीं हूँ, मैं जो सामने ला रहा हूँ ये बिल्कुल ही एकदम मेरा इंडिपेंडेंट स्टेटस एज एन ऑब्जर्वर एंड एनालिस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे विचार के मुताबिक, जैसे आप कह रहे हैं, हमारे लिए आज का दिन आखिरी दिन है, कल से नया दिन शुरू होगा, सीज फायर बंद आज के मिडनाइट से। लेकिन यूएस के टाइमलाइन के हिसाब से ये वेडनेसडे यानी कि कल बुधवार है। जब बुधवार उनका होगा, हमारा ये गुरुवार होता है यानी कि थर्सडे। तो मेरे समझ के मुताबिक शायद एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग या प्रिजम्पशन के आधार पर वो काम कर रहे हैं कि ये 24 घंटे के लिए इसको लंबा खींचेंगे। ये 24 घंटे में कुछ होने का संभावना है या हो सकता है। क्या हो सकता है इसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स को हम थोड़ा सा आगे व्याख्या करेंगे। देखिए, जेडी वैंस साहब ऑलरेडी टेक ऑफ हो गए हैं, 15,000 किलोमीटर डिस्टेंस से लैंड होंगे कभी भी आज के रात या कल सुबह पाकिस्तान में। कल बुधवार यानी कि सीज फायर खत्म, आइदर ये सीज फायर को आगे खींचा जा रहा है या प्रिजम्पशन के नीचे ये काम किया जा रहा है। ना ईरान कुछ करेगा, ना अमेरिकन फोर्सेस कुछ करेंगे। हम यही एज्यूम करेंगे कि ये बुधवार यानी कि हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक बुधवार रात तक
सॉरी गुरुवार रात तक खिंचेगा और उनका होगा बुधवार। ये एक 24 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम वो ले रखे हैं। किस कारण से, क्या बैक ट्रैक डिप्लोमेसी चल रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी? मैं ये कहूंगा जो सामने नजर आ रहे हैं चीजें, इसके पीछे बहुत सारे बैकडोर डिप्लोमेसी चलते हैं और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये यहाँ पे भी चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन चल रहा है तो किस चीज के लिए वो ढूंढ रहे हैं, क्या इंतजार है, डोनाल्ड ट्रंप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या उनको कोई एक सही ऑनरेबल डिग्निफाइड एग्जिट मिलने वाला है? मेरे विचार के मुताबिक कोई डिग्निफाइड ऑनरेबल एग्जिट नहीं है। सिर्फ था चौथे दिन के बाद, 4 दिन हमले के बाद, यानी कि 28 फरवरी को जब हमला किए, देश में उन्होंने 4 दिन बोले थे और 4 दिन के बराबर ये कुछ एक दिखाई दे रहा था, एक सिग्नेचर था कि वो एक रास्ता बना था एग्जिट के लिए। अगर तब निकल जाते बहुत बढ़िया होता, लेकिन उसके बाद 4 से 6 दिन, 6 से 14 दिन पीठ हेगसेथ कह रहे हैं कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसी तरह मार्को रूबियो और कुछ कह रहे हैं, तो उसमें कोई तालमेल नहीं था। वो खींचते गया। आज कितना हो गया, 53 दिन हो गए हैं, 53 डेज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक उनको कोई मौका नहीं मिला है। ये एक ट्रैप में फंस गया है, जो आपके चैनल के जरिए से मैं कोई बार बता चुका हूं। वो ही इज कॉट इन अ बाइंड, ऐसा एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वो चक्रव्यूह के एक तरफ है रिस्ट्रेंट और दूसरे तरफ है एस्केलेशन। रिस्ट्रेंट करते हैं डूम्ड, एस्केलेट करते हैं डूम्ड। इस टर्मिनोलॉजी को मैं उसको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा था, मैं उसको कहता हूं एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। ये एस्केलेशन एंट्रैपमेंट में मेरे विचार के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि काफ़ी वेस्टर्न प्रेसेस, नेतान्याहू, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहे हैं मेरे बरखिलाफ में जो बयान दिया हूँ उसमें, कि ये नेतान्याहू डोनाल्ड ट्रंप को चाहे जानबूझ के हो या अनजान में उनको एक ट्रैप में डाल दिए हैं। ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। डोमेस्टिक प्रेशर, आप देखिए मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होना है। डोमेस्टिक प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दे धमाके बढ़ते जा रहा है कि आप किस कारण वहां पे लड़ाई कर रहे हो, क्या आपको पे ऑफ, कितना खर्चा किया है और उसका पे ऑफ कितना मिल रहा है। इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। ये बैकग्राउंड देखिए, 3-4 चीजें। एप्स्टीन फाइल, टैरिफ जो इम्पोज किया था, सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर थप्पड़ मारा है, वापस उसको रिफंड करना है। $175 जो यूएस डॉलर है वो रिफंड होने हैं। तो कितने लोगों को, 330,000 क्लेमेंट्स, 330,000 क्लेमेंट्स को $175 बिलियन को रिफंड करना है। दिस इज एन एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ। मतलब जब काम इतने सारे हैं, फिर वो काम बढ़ाते जा रहे हैं। इसी के साथ आप देखेंगे आइस अटैक, फिर वेनेजुएला क्राइसिस अभी तक हल हुआ ही नहीं है, वहां पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड अनपेनिटेबल। वो ऑयल कंपनी को वहां पे पुश करना चाह रहे हैं। ऑयल कंपनी जल्दबाज करना नहीं चाहते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो हार्ड ऑयल है, हार्ड ऑयल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 साल में $10 बिलियन खर्चा करेंगे, 10 साल तक, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या 10 साल तक इंतजार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हर एक प्रेसिडेंट को चाहिए जल्दी जल्दी आंसर और सोल्यूशन, और देश की जो मागा कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह बढ़ोतरी कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए वो हर एक चीज को जल्दबाजी में करना चाहते हैं। यहाँ पे भी एक गलती ये कर रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। हर लड़ाई का एक कॉजस वैल्यू होता है, CASUSBELLI, कॉजस कारण होता है। उस कारण को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, एक नेचुरल बिल्डअप ऑफ नैरेटिव होता है। इसमें कोई नेचुरल बिल्डअप ऑफ नैरेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जब वो नेचुरली एक कॉजस वैली बना हुआ था, उसका भी मोमेंटम इजराइल के खिलाफ होने लगा 5-6 महीने के बाद। आप देखेंगे, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इतना होता है, उनका जो टॉलरेंस लेवल है, ये जो मैनकाइंड के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उसको अप टू सम लेवल, सम टाइम, सम पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं। उसके आगे अगर आप खींचते जाओगे तो ये एक्सेप्टेंस लेवल जो है काफी कम हो जाता है। आज के दिन में विश्व में ईरान, जबकि एक दुश्मन पार्टी बनना चाहिए, अभी उसके तरफ सिंपैथी लोग दिखाने लगे हैं। अगर आप टीआरपी रेटिंग लेके, पॉपुलैरिटी ईरान का एक कमजोर फोर्स होने के बावजूद जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये एक्चुअली मिलिट्री साइंस में एक केस स्टडी बन जाता है। ये कमजोर देश बोल रहे थे 4 दिन में उसको पूरा एकदम निपट के आ जाएंगे, 4 के जगह 53 दिन हो गया। आ क्यों नहीं पा रहे? इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक डॉक्ट्रिन ईरान ने अपनाया है। वो डॉक्ट्रिन का नाम है एसिमेट्रिक डिटरेंस।
एसिमेट्रिक डेटरेंस समझने के लिए, यानी कि कमजोर पावर है, कम रिसोर्सेस है, इकोनॉमी डावाडोल है, लोग पूरा फेडअप हो चुके हैं, लेकिन कोहेजन है। ये एक नेशनलिस्ट कंट्री है, सर उसको सर समझना ज्ञान। सर 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 मैं इसमें जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ईरान का अभी तक सरवाइव कर रही है, कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे तो, और सर्वाइवल ही आपने कहा हुआ, कई बार विक्ट्री भी हो सकता है किसी देश के लिए। बट ईरान के अंदर के हालात सर किसी को पता नहीं है, क्योंकि अंदर अभी भी मैं पढ़ रहा था, दे आर जो प्रोटेस्टर्स थे उनको अब किसी फीमेल प्रोटेस्टर को हैंग कर दिया है, लोगों को मारा जा रहा है। तो अंदर कितना रेजिस्टेंस है, रेवोल्यूशन है, क्या चल रहा है, वो उसको ईरान की अथॉरिटीज ने पूरी तरह दबाया हुआ है। खुमैनी का जो नया बना खुमैनी, उसका अब जिंदा है, पैर कट गया है, रशिया में है, ईरान में है, आज भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही उस पर। तो सर ईरान के लिए भी तो इंटरनल प्रेशर तो ईरान के रिजीम पे पहले भी था, पिछले साल ही प्रोटेस्ट हुए थे मॉरल पुलिस के अगेंस्ट, फीमेल्स के हुए हैं। तो ईरान भी कितनी देर, यूएस की प्रॉब्लम्स हैं, पर ईरान भी कितनी देर स्थिति में रह सकता है अगर वहां पे, हमने देखा जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग फोर्ट हो, अंदर जब पानी नहीं आता, खाना नहीं आता, वो फोर्ट गिर जाता था हिस्टोरिकली। ईरान भी अब एक तरह से उस तरह का ही देश है जहाँ पे पानी नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी, अंदर वैसे ही रिवोल्ट है। तो कब तक ईरान की भी स्टेइंग पावर कितनी है सर? इज इट अच्छा, नॉट दैट ऑल्सो? नहीं, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इस कारण मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ये इस चीज की, इस प्रश्न के उत्तर अगर लोग समझ जाएंगे तो काफी हद तक उनको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए, ईरान का ये पहली बार इस किस्म की लड़ाई नहीं हो रही है। ये लड़ाई की उन्होंने प्रस्तुति, उसकी तैयारी पिछले पिछले 20 साल से ज्यादा समय के लिए करते आ रहे हैं। उनको पता था एक समय में यूएसए और इजराइल मिलके या अकेले अकेले ये हमला करेंगे, और हमला करेंगे किस लिए, चाहे वो कुछ भी कहें, यूरेनियम का नाम लेके वो रेजिम चेंज वो चाहते हैं, आखिरी में एक डेमोक्रेसी प्रो यूएसए एक रेजिम को बिठाना चाहते हैं। लेकिन 47 इयर्स का जो आप अगर बुनियादी फंडामेंटल चीज और इकोसिस्टम एंड आर्किटेक्चर देखते हैं शारिया लॉ का, तब आप देखेंगे ईरान एक देश ऐसा है, उसका मल्टी लेयर्ड वैलिडेशन ऑडिटिंग अथॉरिटीज है हर एक चीज का। कोई भी हुक्म जो सुप्रीम लीडर पास करते हैं, उससे पहले उनका पार्लियामेंट मजलिस में 88 हाईली क्वालिफाइड 88 लोग हैं नुमाइंदे, जो एक एक चीज, जो स्पेशलाइज सेगमेंट होता है, जैसा हमारा पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होता है, इस तरह उनका भी स्टैंडिंग कमेटी होता है। एक एक चीज को गहराई में जाके स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में उसको सामने लाते हैं, पास होना है नहीं होना है, क्या डिसीजन लेना है, मैक्रो लेवल, इंटरमीडिएट और नीचे लेवल पे। दूसरी बात, जो मोजाइक डिफेंस हुआ है, ये पिछले कोई सालों से उनको पता था कि इस किस्म की वो होगा, डिकैपिटेशन ऑफ टॉप लीडरशिप को वो करेंगे एक के बाद एक। आप देखते देखते इनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट कितने सारे मारे गए हैं। सोलेमानी, कासिम सोलेमानी जो है, जो इंड का कर्ड्स फोर्सेस के चीफ थे, उनको भी मारने का कारण ये था क्योंकि ये एक केंद्र बिंदु थे जो सारे इंफॉर्मेशन यूएस और इजराइल का स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहे थे, और इन चीजों को मद्देनजर रख के उसका काउंटर स्ट्रेटेजी इफेक्टिव कैसे बना रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। तो आपका आंसर में इतना ही कहूंगा मैं कि 1980 से लेके 1988 का जो ईरान इराक वार हुआ, 1979 में रेवोल्यूशन, और इराक ने छेड़ दिया लड़ाई किसके खिलाफ, वो भी तो शियाइट डोमिनेटेड देश है, 60-67% शियाइट है। उन्होंने लड़ाई छड़ा किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, और ईरान के खिलाफ यही सोच के कि ईरान को हरा सकते हैं। वो लड़ाई 8 साल तक, एक्चुअली ऑफिशियली 8 साल का कहते हैं, लेकिन हुआ है 10 साल। तो ये जो लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई के दौरान अमेरिका इराक को सपोर्ट करता था उस समय, ठीक है कि नहीं। तो वो लड़ाई के दौरान उनका तजुर्बा है कैसे उनका इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। उस समय भी सैंक्शन था, उस समय भी पानी की कमी थी, उस समय भी तेल को रिफाइन करके बाहर सप्लाई करने का बहुत कम अपॉर्चुनिटी था। उस समय काफी देश जो तेल ले रहे थे, आज के दिन में वो लेने के लिए मना कर रहे, जैसे हिंदुस्तान ले नहीं पा रहा है। तो काफी सारे पाबंदियों को उन्होंने गुजर चुके हैं, जो तजुर्बा उनको मिल। उसके बाद आया क्या, 90s में वो गल्फ वॉर 1 और 2, उसमें भी जो वॉर लाइक सिचुएशन में इनका जो रोल था, उसमें भी वो पूरा देश तैयार हालत में रहे। उसके बाद आया ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर, जो GWOT बोलते हैं, अफगानिस्तान में हुआ था। पूरा नाटो फोर्सेस पूरा इकट्ठा आए थे 9/11 के बाद।
सो उसमें भी उनका एक रोल था अपने आप को, मतलब लड़ाई के वातावरण के दौरान वो गुजर रहे हैं काफी सालों से, 47 ईयर्स में से मैं तो ये कहूंगा 30-40 साल कम से कम ये लड़ाई की वातावरण के बीच में से वो गुजर रहे हैं। उनको करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं चाहिए, धीरे धीरे अपने जो रूल ऑफ लॉ उनके मुताबिक, शरिया लॉ के मुताबिक, प्लस जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और क्या क्या डिफेंसिव मेजर लेना है और काउंटर मेजर लेना है, उन्होंने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसकी तैयारी हो चुकी है और इस चीज को वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मैं इस आपके सवाल का जवाब मैं ये कहूंगा, उनको पता है कि उनका जो डिसैलिनेशन प्लांट, लोग कहते हैं कि तेहरान को पानी की प्रॉब्लम नहीं है, गलत है। तेहरान जो गया है वो उसको समझ में आएगा। ये 2025 और 26 को तेहरान की पॉपुलेशन को शिफ्ट करना चाह रहे थे, करीब करीब उनका पॉपुलेशन आप मान के चलिए 9 मिलियन के आसपास, मतलब तकरीबन इतना ही होगा, और उनको शिफ्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे। कहाँ पे, नीचे साउथ की तरफ लाना चाह रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो प्रोविंस है। और नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मोजाइक डिफेंस है, ये जो डिसेंट्रलाइज हुआ है, लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। डिसेंट्रलाइज्ड रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रलिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है। सेंट्रलिटी ऑफ डायरेक्शन, लोग कल टीवी में डिस्कस कर रहे थे, शायद आप भी बैठे होंगे चैनल में, वो कह रहे हैं मुस्तफा दिख नहीं रहा है पिछले 53 दिन से, उसका चेहरा बिगड़ गया है, उसका टांग एम्पुटेड हो गया है या हाथ नहीं है, वो सामने नहीं पा रहे हैं कि उनकी सुप्रीम लीडर की अभी ढूंढ रहे हैं, अभी खोज रहे हैं कि कौन बनेगा सुप्रीम लीडर। अब मेरा जवाब में यही है कि पिछले 53 दिन में मुस्तफा का जो अभाव, उसकी जो एब्सेंस तो कभी महसूस किया नहीं है। उनका जो गोला और मिसाइल है सही जगह पे जाके हिट कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को नानी याद कर दिया है, उनका आयरन डोम जो है नाकारा कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर मुस्तफा नहीं है या बीमार है या घायल हो के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन लेने के लिए कोई नहीं है। ये गलत है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना ये गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमें 3 चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए 40 दिन की लड़ाई जो हुई है 8 अप्रैल 2026 तक। नंबर 1, सबसे पहला चीज जो है, अमेरिका हैज शोन या डेमोन्स्ट्रेटेड इट लिमिट्स ऑफ पावर। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले आप वियतनाम और अफगानिस्तान के टाइम में इस तरह कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अच्छे अच्छे कन्वेंशनल मिलिट्री रिसोर्सेज नाकामयाब निकले हैं। नंबर 2, उसका जो मोनोपोली था ऑन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और इंफॉर्मेशन, ये काफी कमजोर सिग्नेचर दिखाने लगे हैं। ये मोनोपोली को ओवरटेक कर लिया है, जैसे ईरान जैसे देश। नंबर 3, आप अगर देखेंगे चाइना एक ऑल्टरनेट सोर्स निकला है, जो कि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड प्लेटफॉर्म, बैंकिंग चैनल्स, उसके बाद शिपिंग लाइंस, उसके बाद ड्यूल यूज आइटम्स जो है ये प्रोवाइड कर सकता है। समय था जब कोई दे नहीं पा रहा था और सोवियत यूनियन की तरफ देखते थे। सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया इतना काबिल नहीं थे शुरू में, अभी लड़ाई की वजह से उसकी काबिलियत और कमजोर हो गया है। और यही जो है एक लैंडमार्क लाइन खींचता है, वो लाइन को मैं कहता हूं इट इज मार्क द एंड ऑफ वेस्टर्न हेगेमनी। इसी को बैकड्रॉप में रख के आप अपना अंदाज लगाइए और आप अगला सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा टेक के मुताबिक ईरान को कमजोर मत समझिए। इनके पास ऐसा हथियार, ऐसा काबिलियत है, ये कुछ भी एंड्योर कर सकते हैं। दे कैन कैरी फॉरवर्ड देयर रिजॉल्व एंड फोकस एंड प्रूव देमसेल्फ टू बी अ माइटियर नेशन इवन एट दिस स्टेज। सर, पर मेरा सवाल इस तरह से है कि क्या हम लोग पहले ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और ईरान 40 दिन लास्ट कर गया, बट बिकॉज ईरान 40 दिन लास्ट कर गया, क्या लोग अब उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्योंकि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब इराक से वॉर थी, वो इन अ सेंस वाज अ वॉर बिटवीन इक्वल्स, और ईरान की लीडरशिप मे बी प्रिपेयर टू फेस यूएस, मे बी प्रिपेयर टू फेस यूएस फॉर 2 months, 3 months, 6 months, जो भी, बट क्या ईरान की जनता 100% लीडरशिप के साथ खड़ी है? क्या ईरान के अंदर, हर देश में फॉल्ट लाइंस होती हैं, ईरान में तो एक इस्लामिक रिजीम था, उसकी फॉल्ट लाइंस जो भी होंगी, जिसको भी ओपननेस, डेमोक्रेसी, मॉडर्न लाइफ, फैंसी लाइफ, रेस्टोरेंट जाना, वाइन पीना, नॉर्मल कपड़े पहनना, स्विमिंग पूल पे जाना, जो जो डिजायर्स होंगी
वो सारे तो इस regime के बोल पाए ना बोल पाए, अंदर से तो दिल से नहीं जुड़े होंगे। तो are we now overestimating Iran's hold on the people of Iran, or you think that people of Iran and regime में अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? क्योंकि हमने पिछले 5 साल में बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट देखा है सर। बिल्कुल आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ईरान का पॉपुलेशन अगर 93 मिलियन है आज के दिन में, इसका पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिवाइड अगर देखेंगे 23 से 27% ये रूरल एरिया में है और बाकी जो है आप 80 जो कितना 78 to 83% जो है ये अर्बन एरिया। एक समय था जो रूरल एरिया का परसेंटेज करीब करीब 46-47% हुआ करता था, वहां से कम होते 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 ये 23% तक आ चुके हैं। बोलने का मतलब क्या है, जैसे ही अर्बन एरिया में जाते हैं तो एक एटीट्यूडनल डिफरेंस होता है, लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होता है, अवेयरनेस लेवल बढ़ता है। और साथ ही ये भी ध्यान में रखिएगा, ईरान का, मैं सिर्फ फीमेल लिटरेसी रेट बता रहा हूँ, फीमेल लिटरेसी रेट इस्लामिक कंट्रीज में अगर देखेंगे ईरान का 99% है फीमेल लिटरेसी। कोई ऐसा इस्लामिक देश नहीं है, आउट ऑफ 57 ओआईसी कंट्रीज मेरे समझ के मुताबिक ईरान का सबसे हाईएस्ट है। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट का एक लेटेस्ट मैगजीन में उनका आया था एक आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, ईरान पूरा विश्व में चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहला है कोरिया, उसके बाद है चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद आता है ईरान। अमेरिका आई थिंक 16 या 18 नंबर, हिंदुस्तान जो है करीब 30 या 34 नंबर पे आता है। तो ये जो IQ का जो इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि हम जो कोई देश को समझने के लिए उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो दिमागी सेरेब्रल एक्यूमेन ओरिएंटेशन किस तरफ है, आपका सवाल के सेंट्रल पॉइंट ये है, क्या ये डेमोक्रेसी की तरफ या लिबरल काइंड ऑफ और लाइफस्टाइल की तरफ क्या झुकाव या थोड़ा सा बेंड होने लगा है? बिल्कुल हुआ है। आप अगर देखेंगे तो ईरान का पिछले 47 ईयर्स में अगर शरिया लॉ की फैलाव बढ़ा है या पहुंच बढ़ा है, उसके साथ लोगों की डिमांड और चाहत जो है डेमोक्रेसी की तरह और लिबरल वे ऑफ लाइफ की तरह एटीट्यूड बदला हुआ है। एटीट्यूड की जब बात करते हैं, एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन सर्टेन एक्टिविटी मैट्रिक्स। एक्टिविटी मैट्रिक्स में जैसे चंद एक चीजें आप हाईलाइट किए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ नौकरी, हिजाब ना पहनना, ड्रेस अपना चॉइस के मुताबिक पहनो, जो आप इच्छा करते हो करिए। इसके खिलाफ जितना रोकथाम करने की कोशिश करते हैं, रिबेलियन मूवमेंट अंदर से उतना ही पैदा होता है। ये चीज उन्होंने स्टडी किया था ईरान में। ये नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव नहीं है, भेदभाव है, लेकिन उसको कंटेन, काउंटर और कंटेस्ट करने के लिए या उसको मुकाबला करने के लिए ईरान एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया था करीब 10-15 साल पहले। वो क्या था काउंटर स्ट्रेटेजी में? उन्होंने ट्यूनिसिया का अपराइजिंग देखा, अरब स्प्रिंग, उसके बाद तो रेजिम चेंज इराक का हुआ, वो भी स्टडी किए। उसके बाद लीबिया में जो गद्दाफी का कहानी था, सबको मालूम है, उस समय फौज इनके साथ नहीं था, ये तो फौज इनके सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, उधर फौज जो है सरकार के साथ नहीं था। 3/4 ऑफ द आर्मी वाज नॉट विद द गवर्नमेंट ऑफ लीबिया, फिर भी गद्दाफी को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने स्टडी किया है कि सीरिया को कैसा उन्होंने अंदर घुसकर डिस्टेबलाइज किए हैं। तो ये स्टडी करने के बाद उसको देखा कि ये अमेरिका का स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है, रेजिम चेंज का, डिस्टेबलाइजेशन स्टेज का, और किस तरफ ऑयल मार्केट को कैप्चर करने का। तो उसका काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए देखा कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है, इंटरनल इम्प्लोजन सबसे बड़ा एक थ्रेट होता है एक देश के खिलाफ। इंटरनल इम्प्लोजन के खिलाफ उन्होंने एक फोर्स का अख्तियार किया, उस फोर्स का नाम है बाजिस फोर्स। बाजिस फोर्स आपको ओपन सोर्स में 600,000 मिलेगा। एक्चुअली ग्राउंड में जाके अगर आप बातचीत करेंगे लोगों से, उसको समझने में टाइम लगता है। उनका छोटे छोटे बच्चों को भी विजिलेंटे फोर्स लगा रखे हैं। कुल मिला के अगर देखेंगे 20 से 25 मिलियन, मेरे को कहते हुए अपने आप को मैं डाउट मेरे को खुद को ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि चंद एक चीजों से मैं रिसर्च किया हूं, ये फिगर 4-5 जगह से ज्यादा जगहों में ये मिला है। 20 से 25 में काम किया है। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो IRGC के नीचे काम करता है। क्या है उनका टास्क? उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दिया गया है, टैक्टिक्स, पेट्रोलिंग, एम्बुश, और सबसे अहम टास्क है लोग जो आपस में भेदभाव की बात करते हैं, सरकार के खिलाफ और रूल के खिलाफ जो बात करते हैं, उनके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेते हैं। और सख्त एक्शन जब लिया जाता है शरिया लॉ में, आप सबको मालूम है क्या होता है, ये एक डर पैदा करता है।
वो डर की वजह से आजकल लोग जो है मुंह चुप करके बैठे हैं। पर जरूर आपके बात के साथ मैं सहमत हूं, अंदर अगर वो खोदना शुरू करेंगे, पक्का लोगों के अंदर एक एक चाहत है, इंटरनल एक डिजायर, एस्पिरेशन है कि इससे छुटकारा कब मिलेगा। लेकिन उसको दबा के रखने के लिए एक फोर्स ऐसा बना रखे जगह जगह, ये जो डिसेंट्रलाइज हम बता रहे हैं, मोजाइक सिस्टम ऑफ डिफेंस, इसका मतलब जगह जगह उनका है। स्टेट लेवल है, प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस के बाद काउंसिल्स आ जाते, काउंटीज आ जाते हैं, काउंटीज मतलब डेवलप, उसको बोलते हैं ब्लॉक्स, उसके बाद डिवीजन आ जाता है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तहसील के नीचे वो गांव का जो पंचायत, जैसे हमारा सिस्टम है तकरीबन मिलता जुलता सिस्टम है। नीचे लेवल तक कंप्लीट ट्री डायग्राम में उनका बाजिश फोर्स डिप्लॉय हो रखे हैं। उनका टास्क है देश का जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर में कोई ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए जहां पे इम्प्लोजन हो सकता है। तो उन्होंने ये अंदाज लगा रखा है ये सबसे बड़ा चुनौती है, तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले रखे हैं। ये आईआरजीसी के हुक्म पर काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वाली बात है, हमें सबको पूछना चाहिए, आज लास्ट डे है, डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार बैठे हैं, बीच बीच में टिंकर भेजते हैं उनका ट्रूथ स्पेशल में कि डील अगर हो जाता है वो तुरंत आएंगे इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। ये हो क्या रहा है? क्या ईरान अभी तक वो मना कर दिया है बिल्कुल साफ साफ कि आपके साथ हम विश्वास नहीं कर सकते हैं? 2 बार धोखा दे चुके हो। पिछली बार जो इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हैं, वो कह रहे थे 80% से ज्यादा एग्रीमेंट हो गया था, राजी हो गए थे, तब आप साइन करने के लिए मुकर गए पूरा एकदम। जेडी वान साहब अगर 21-22 घंटे तक वो बैठे रहे वहां पे चर्चा करने के लिए, वो तो 12 या 15 बार उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से बात की है। बीच में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का कॉल भी आया था बीच में। तो क्या उनका क्या नजरिया और क्या चाहत है, अमेरिका क्या चाह रहा है? मेरे विचार के मुताबिक, ये मेरा एक फ्रेंड ने कुछ भेजा है वहां से, यूएस से, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान मानेगा। अगर आपके पास टाइम है, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट हैं। ये देखिए, ये तो सोशल मीडिया में आ चुका है, कोई नई चीज नहीं है। ईरान एग्रीज टू अ 15-year एनरिचमेंट सस्पेंशन विद द एक्सेप्शन ऑफ रिसर्च रिएक्टर्स फॉर मेडिकल आइसोटोप। हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि ये पूरा गेम जो है, ये शुरू क्या है, शुरुआत क्या है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है JCPOA 2015। क्यों JCPOA 2015 में ऐसा क्या चीज था जिसको एक स्टार्ट पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप बना के बैठे हैं? डोनाल्ड ट्रंप एक वाइट अमेरिकन है, और वाइट अमेरिका, उनके अंदर एक पर्सनालिटी, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी है। ये ब्लैक अमेरिकन को, ये अंदरूनी बात बोल रहा हूं, वो पसंद नहीं करते हैं। बैरक ओबामा के टाइम में JCPOA बनाया था, और जो नेचुरल यूरेनियम है, ये 0.7% का एनरिचमेंट स्टेटस में मिलता है नेचुरल लेवल पे। इससे कुछ अगर एनर्जी वगैरह अदाई करना है, हार्नेस करना है, तो आप उसको एनरिच या प्रोसेस करना पड़ेगा। 3 to 5% एनरिचमेंट में आप एनर्जी एंड पावर जनरेट करते हैं। उसके बाद 20% में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, 20% ऊपर 60 एंड मोर जो है वेपन ग्रेड मानते हैं। तो एज पर द JCPOA 15, उसमें यह किया गया था कि इनका एनरिचमेंट परसेंटेज 3.67, यानी कि एनर्जी और पावर के बीच में। नंबर 2, क्वांटम ऑफ जो स्टॉक पाइल 202 किलोग्राम के लिए अलाउ किए थे। आजकल सोर्सेस जगह जगह 300 किलोग्राम बोल रहे हैं, बट जो मेजर इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म, 202 बोल रहे हैं। सर अगर मैं बोलूँ कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं अगर ब्रॉडली इस पे जाना चाहूँ, क्योंकि आज की डेट में अब जब ये सेकेंड मीटिंग हो रही है, आपको क्या लगता है समझौते के हम कितने क्लोज हैं? क्योंकि JD वैंस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, आप बता रहे हैं, फ्लाइट उड़ चुकी है। ईरान का भी क्लियर नहीं है ग्रीन लाइट है या नहीं है। पाकिस्तान बहुत डेस्परेटली चाहता है पीस हो जाए, पर पाकिस्तान की कोई वैल्यू है नहीं है। वो चाइना का कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि ईरान ने इंडियन शिप पे फायर किया, जो इंडिया ने इन्वॉय को समन किया। तो सिचुएशन अगर 24 घंटे में रिजॉल्व नहीं होती तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। या तो सीज फायर एक्सटेंड होगा, टॉक चलती रहेगी, काम हो जाएगी। सो रियलिस्टिकली डू यू सी नेक्स्ट 24 आवर्स में पीस डील होती हुई? और अगर होती है तो उसमें विन विन दोनों के लिए क्या हो सकता है स्टेज में? सर 3 ऑप्शन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपका पीस डील हो जाती है। पीस डील जो होगा ये कंडीशनल होगा।
कंडीशनल इसलिए क्योंकि ईरान ये अमेरिका जो ब्लॉकेट कर रखा है, सबसे पहला डिमांड है कि ब्लॉकेट को हटाइए, तब जाके हम बात करेंगे। यूएस वो ब्लॉकेट को नहीं हटाएगा क्योंकि उसको लेवरेज मिलता है, ईरान के ऊपर प्रेशर डालता है और उसका कुछ ना कुछ वो कंडीशन डाल के बातचीत जरूर करेंगे। हो सकता है एक टेम्पररी लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉकेट वो कर सकते हैं 24 घंटे के लिए। ये करते करते मैं जिस तरफ देख रहा हूँ, ये मेरे अंदाज के मुताबिक ये सीज फायर एक्सटेंड होने जा रहा है, नंबर एक। और इसी के तहत आपको 3-4 चीजें आपको मिलेंगे जो ईरान ऑलरेडी मान चुका है। 2025 में जो 12 दिन की लड़ाई में बातचीत चल रही थी, अभी जो 26 फरवरी को जो उन्होंने फैसला कर लिया था और अभी जो उनका सहमति है, उसके अंदर एक आधा नए पॉइंट वो डालते जा रहे हैं। दीज आर नॉट इरेलीवेंट पॉइंट। उनका बेसिक इशू है, चाहे वो माने या ना माने, घूम फिर के JCPOA में जो रिस्ट्रिक्शन था, जो सीमित था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसके ऊपर देखभाल करेंगे, मॉनिटर करेंगे। उनका एनरिचमेंट परसेंटेज जो है, जो 60% से ऊपर है, उसको नीचे ले आएंगे। उनका जो इनका एसेट्स, जो देश का एसेट्स करीब $20 बिलियन है, उसको डीफ्रीज किया जाएगा। जो सैंक्शंस है वो फेज्ड मैनर में उसको लिफ्ट किया जाएगा। और जो अमेरिकन बेसेस है वो धीरे धीरे, एक झटके में नहीं करेंगे, धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से वापस जाएंगे। और एक गारंटी वो डिमांड करेंगे यूएसए से कि नॉन एग्रेशन पैक्ट, और साथ ही बोलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये आपको बिल्कुल एज ए इंटरनेशनल वाटर बॉडी की तरह उसको आप खुला छोड़िए। लेकिन एक कैविएट ईरान जरूर डिमांड करेगा, उनको टोल अदाय करने का जो है। उससे क्या होता है, ईरान को एक लिवरेज रहेगा। अगर फिर से हमला होता है तो उनके हाथ में कुछ होना चाहिए अपने देश को बचाव के लिए। सर ये तो यूएस मानेगा नहीं। दूसरा आता है आपका ये जो रेस्ट्रिक्टिव मॉडिफाइड जो ऑप्शन आता है। मॉडिफाइड ऑप्शन में गिव एंड टेक, ईरान कुछ देगा और यूएस कुछ देगा, बीच में से करेंगे। क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट को सबसे बहुत जल्दी है वहां से निकलने के लिए, नहीं निकलते हैं, ये एस्केलेशन ट्रैप में फंस गए हैं। ये वियतनाम की कहानी होगी, उसका एक ही सोल्यूशन उनके सामने आएगा। अगर नहीं होता है, एक सेंसिबल सुपर पावर के हाथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, दोबारा फायरिंग स्टार्ट करो, दोबारा लड़ाई को बढ़ाओ। लड़ाई से कोई समझौता होने नहीं जा रहा है, ये मारामारी होएगा, नुकसान दोनों पक्ष को होगा और डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा जो है, कोई बातचीत ना करे, बिल्कुल एकदम पागल की तरह ये लड़ाई को पूरा लेट द फ्लडगेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओपन अप, उससे बिल्कुल ही दोनों देश और विश्व को पूरा नुकसान होगा। इसमें ग्लोबल प्रेशर डालना निहायत आवश्यक है। आज के दिन में लोग पूछ रहे हैं यूएई अभी तक अमेरिका के साथ था, वो अचानक कैसे वो उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है। दूर इसलिए है कि यूएई एक ब्रिक्स मेंबर है, ईरान एक ब्रिक्स मेंबर है। पिछली बार जैसे बताया था, मिडिल ईस्ट अभी डिवाइड होने जा रहा है। मेरे अंदाज कभी गलत नहीं होगा, जियोपॉलिटिक्स के मुताबिक ये जो रीजनल पावर दो निकलेंगे, एक ईरान होगा, एक इजराइल होगा। कुछ देश इजराइल की तरफ जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए और सिक्योरिटी के लिए, कुछ देश आएंगे ईरान के। ईरान के साथ रशिया और चाइना जुड़े हुए हैं। ब्रिक्स वाले ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश हैं। 45% का जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का रेशियो उनके पास पड़ा है, तो इसलिए ये पावरफुल बनते जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी से जल्दी खोलने से ना केवल भारत, ना चाइना, बल्कि पूरा विश्व को फायदा होगा। ग्लोबल इकोनॉमी आज के दिन में अगर 3.4% रेट ऑफ ग्रोथ था 2025 को, 2026 में शुरू हुआ 3.4%। IMF के जो स्पेशलिस्ट डोमेन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला 3.4 की जगह 3.1% हो गया। कल की बात है, उनका जो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट है जो इसको हिसाब लगाते हैं, उन्होंने इतला किया है कि ये 3.1 नहीं, सर 2.3 तक आ चुका है और नीचे फिसलते जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही संकेत है, पूरा विश्व के सामने एक ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत खतरनाक, 1932 से ज्यादा खतरनाक ये रिसेशन होगा। और साथ ही उन्होंने 2-4 चीजों को हाईलाइट किए हैं। नंबर 1, सल्फर, फर्टिलाइजर, हीलियम गैस, ये सारे कमी होने के नाते आपका निकल और कॉपर जो है, इसकी रिफाइनमेंट प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। सल्फर से सल्फर एसिड बनता है, उससे फर्टिलाइजर भी बनता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में वो तो सर भी यार इसलिए ग्लोबल लेवल पे ये क्राइसिस होने जा रहा है। ये लड़ाई को जितने जल्दी हम समाप्त करेंगे, उतना ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए फायदा। वो एक शार्प यू टर्न लेके वापस जाना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ हु सेइंग व्हाट। दिस इज माय conceptual kind of a recommendation to Donald Trump and US.
जी सर, थैंक यू सर फॉर कवरिंग ऑल दिस, बिकॉज अगले 24 घंटे बहुत क्रूशल हैं एंड होपफुली वी कम टू अ सॉल्यूशन एंड दिस डज नॉट कीप लास्टिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, Skiran. I know you had a lot of questions to ask, but then नहीं I सर, had वो to सर, थैंक यू सो मच सर। take care.